हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि आगे की बातों को डिस्कस करना है। सो पहले तो मेरे ये डिस्कस करना है वो फैक्टर्स, वो कारण जिसके कारण फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड मतलब और भी ज्यादा बेहतर करना, मतलब उसको अलाउ करना, इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन और भी ज्यादा फ्लरिश हुआ। तो अगर हम उस फैक्टर्स को देखना चाहें तो हमें यह पता चलेगा। सो इट वाज टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी में जो जिस लेवल का बदलाव आया, जिसके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन और भी ज्यादा ग्रो हुआ। जिसमें अगर मैं एग्जांपल लूं टेक्नोलॉजी में दो चीजों का अगर हम लोग मेजर एग्जांपल लें, दैट इज वन इज ट्रांसपोर्ट, यानी टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दूसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इसको अदर वर्ड में आप बोल सकते हो ICT। सो ट्रांसपोर्ट और ICT, इसने जो है ग्लोबलाइजेशन को हेल्प किया ग्रो होने में और भी ज्यादा। जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, सो इन लास्ट 50 ईयर्स की अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन रैपिड ग्रो, हमें बहुत ही फास्ट ग्रोथ दिखता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके कारण मूवमेंट बिकेम फास्टर का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि लॉन्ग डिस्टेंस को भी क्विकली कवर किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर क्विकली, हम लोग बहुत आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। पहला चीज ये फास्टर। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर कंसीडर करें, सो इट्स अ कंटेनराइजेशन। समझाता हूं क्या है, डोंट वरी। कंटेनराइजेशन का मतलब ये हो गया कि ट्रांसपोर्ट इन कंटेनर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन कंटेनर्स मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप के कंटेनर्स, थ्रू शिप। तो अब इससे क्या हुआ? कंटेनर्स होने के कारण एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन ट्रांसपोर्ट। अब बहुत सारा अमाउंट में प्रोडक्ट हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नॉट इन रूपी बट क्वांटिटी। दूसरा, इस कंटेनर्स के कारण ओवरऑल जो पोर्ट के ऊपर हैंडलिंग होता था मटेरियल का, वो कॉस्ट कम हो गया। मींस दिस रिड्यूस हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन पोर्ट्स के ऊपर जो हैंडलिंग होता था वो कम हो गया। तो इसका ओवरऑल अगर इंपैक्ट देखा जाए, ओवरऑल इट रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था वो कम हो गया। एंड इंपॉर्टेंट, सेफ ट्रांसपोर्ट। इन सारे ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट था वो सेफ हो गया। ये तो मेजर हुआ ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए टेलीकम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, है ना, ईमेल, सैटेलाइट्स। सो कम्युनिकेशन के कारण जो है, जो कांटेक्ट था बिटवीन द कंट्रीज, ये क्विक हो गया। सो आप कह सकते हो कांटेक्ट एमंग कंट्रीज बिकेम इजी एंड फास्ट। इसके कारण सिंपल हो गया और बहुत तेजी से होने लगा। एंड दैट makes overall supply and demand closer to each other। एंड यस, आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, ये सारी चीजें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एग्जांपल पिक करें, फॉर एग्जांपल इन सर्विस सेक्टर रोल ऑफ आईटी। नाउ सर्विस का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मैगजीन, प्रिंटिंग ऑफ अ मैगजीन फॉर लंदन रीडर। वैसे तो सर्विस क्या आप कह सकते हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों ही, एक कैसे ये आईटी जो है ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज कर रहा है। जैसे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में रीडिंग कैपेसिटी स्किल्ड वर्कर भी है हायर लेवल पे। तो क्या हुआ कि मान लीजिए जो लंदन का जो रीडर है उसको ज्यादातर इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, लंदन से रिलेटेड या फिर अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड का रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पढ़ेगा। तो जितना भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टू अ मैगजीन कंपनी इन दिल्ली सेंड वाया ईमेल। जितना भी इंफॉर्मेशन था, जो भी मैगजीन में प्रिंट होना था, वो सबको जो है ईमेल के जो है थ्रू भेजा गया। ठीक है, ईमेल के थ्रू भेजा गया। इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने जो है मैगजीन का डिजाइन किया, मैगजीन का डिजाइन और प्रिंट करने के बाद पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद एक्सपोर्ट किया। आल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट, मैगजीन को वेबसाइट पे भी। तो अगर आप चाहो तो वेबसाइट से खरीद सकते हो लंदन का जो रीडर है, और चाहे तो एक्सपोर्ट करके जो मैगजीन भेजा जा रहा है वो पढ़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए जो भी पेमेंट वगैरह था वो कैसे हो गया, पेमेंट जो है थ्रू ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट हो गया। अगर इस पूरे सिनेरियो को आप देखोगे, इस वाले पूरे सिनेरियो को, सो ओवरऑल प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओनली बिकॉज ये क्यों हो रहा है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आईटी का इस्तेमाल करके इन लोगों ने क्या किया, इंफॉर्मेशन है मैगजीन को जो भी प्रिंट करना था वो कर लिया। एक्सपोर्ट, क्योंकि इन्हें पता था कम समय में क्विक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट हमारा जो है, मान लो ये करीब मान लीजिए 100 मैगजीन अगर एक्सपोर्ट करना हो लंदन, कितने देर में पहुंचेगा, 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो दैट ट्रांसपोर्ट मेक पॉसिबल कि आप अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी प्रोडक्शन की चीजों को कर सकते हो। एंड दैट आईटी मेक्स पॉसिबल कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजी वे से अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द नेशन जो है क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। सो इट वाज द फैक्टर्स, वो बातें जिसके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन इजी वे से पॉसिबल हुआ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या एक्टिविटी था, जैसे लिबरलाइजेशन, ये सारी चीज, इसको मिटा
तो इस फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटी को जरा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो मान लीजिए ये कंट्री ए है, कंट्री ए, इट इज कंट्री बी। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर कंट्री बी से ए में आया, ठीक है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट उनके कॉस्ट के हिसाब से, मान लीजिए ये इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया ही है, यहां पे कोई प्रोडक्ट आया 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए 100 रुपए का है, इंडिया में आया, तो इंडिया में तो इजी वे से मान लीजिए बिकने लगा। तो यहां का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे हम लोग चाइनीज गुड्स वाले में देखा था, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पुट इंपोर्ट टैक्स ऑन फॉरेन आइटम्स इन कंट्री। तो ये जो इंपोर्ट टैक्स है ना, ये एक तरीके से क्या है, हमारा ट्रेड बैरियर है। क्या है? ट्रेड बैरियर। अब आप सोचो, जो व्यक्ति हमारे कंट्री के अंदर ही वही प्रोडक्ट बना रहा है, मान लीजिए टॉय का ही एग्जांपल ले लीजिए, और वो बनाने में उसका कॉस्ट लग रहा है 150, और ये जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो आ रहा है वो 100 रुपए में बिक रहा है इंडिया में। तो इस तरह से ये जो 150 वाला कोई नहीं खरीदेगा, इसको खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर 100% का मान लीजिए टैक्स लगा दिया। नाउ दिस प्रोडक्ट इन आवर मार्केट बिकम 200 रुपीज, 200 रुपीज। तो अब जो ज्यादातर लोग इसको प्रिफर करेंगे। सो आप कह सकते हो ट्रेड बैरियर पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ फॉरेन आइटम्स। फॉरेन आइटम्स पे एक तरह से फ्री मूवमेंट जो आसानी से आ रहा था, उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाना, दैट कम्स अंडर ट्रेड बैरियर। ठीक है, ट्रेड बैरियर लगाने का रीजन क्या था, इसको भी आप समझिए। 1950s से अगर ले हम लोग, जब से आजाद हुए 1947 के बाद से, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, कंट्री के अंदर भी तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे ना, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब अगर मान लो ऐसे बाहर का आइटम आके बिकने लगे कंट्री में, तो जो कंट्री के अंदर जो बना रहे हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनके का कई सारे जॉब लॉस है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाया जाता था। सो इट वाज नॉट इजी फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों ही इजी नहीं था, नॉट इजी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों नहीं इजी था, अब ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बना रहा है, अब अगर थ्रेड सब के सब एक्सपोर्ट करते चले जाओ, तो जो अवेलेबल थ्रेड रहेंगे कंट्री में वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाएगा, और हमारा शर्ट कॉस्ट। तो एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन था, इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन था। बट सो एट दैट टाइम ओनली एसेंशियल प्रोडक्ट्स वर अलाउड। एसेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, वो चीजें जो हमारे कंट्री में या तो ना बनता हो या हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, बड़े बड़े मशीन जो है, मशीनरी हमारे कंट्री में बनी नहीं रहते, मशीनरी आएंगे, मशीन से टप होंगे तो लोगों को जॉब लगेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, कंट्री के अंदर रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मशीनरी हो गया। हमारे कंट्री के अंदर पेट्रोलियम ऑयल वगैरह था ही नहीं, बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए। तो ऐसे चीजों को हमने अलाउ कर दिया था। नाउ 1991 में इस टाइम पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स ट्रेड बैरियर। क्यों रिड्यूस करता है? उस टाइम पे इनको रियलाइज होता है कि नाउ एट दैट टाइम
now means at that time government felt that our producer can compete with global market. अब इसके पीछे की स्टोरी बहुत है, क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, तो वो एक अलग डिस्कशन है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो, गवर्नमेंट का इन ट्रेड बैरियर पे रिडक्शन करना, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरल मतलब इजी, मतलब आप कह सकते हो कम रिस्ट्रिक्शन पुट करना, तो लिबरल होता है वो, लिबरलाइजेशन। इसके कारण क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अलाउड। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अलाउ हो गया, मींस कंट्री के अंदर बाहर की कंपनीज जो है ना सिर्फ आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, बल्कि यहां पे बिजनेस भी कर सकती है। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा सिर्फ ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, प्रोडक्ट्स क्वालिटी इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन का एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होगा, ये मान के चलते थे। कुछ एडवर्स इंपैक्ट भी हुआ, उसको भी देखेंगे अभी। सो नो डाउट आफ्टर लिबरलाइजेशन कंज्यूमर कस्टमर्स गेट मोर ऑप्शंस, कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदना, ये सारी चीजें। इसके कारण जो है इट इज बैड इफेक्ट ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी इनके इधर नहीं जाते, प्रोड्यूसर के पास नहीं जाते, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको थोड़ा सा इजी कर दिया गया एंड मेड इजी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की एक्टिविटी को इजी कर दिया गया, मतलब कम जो भी टैक्स वगैरह था कम लगाने लगे। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो हमारा जो टॉपिक है उसके हिसाब से लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का एक्टिविटी था, तो इसको सुपरवाइज करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में इसका रिलीवेंस ना के बराबर हो चुका है, क्यों क्या उसकी ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ बुक वाली चीजों को अभी रखेंगे। तो इसको मिटाते हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ट हुआ। उसमें मेजर रोल जो है US, यूरोप, इन लोगों का था। तो उसमें डेवलप्ड कंट्रीज का मेजर रोल था। तो एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बना जो ट्रेड को सुपरवाइज करता था। तो पहले इसका नाम WTO नहीं था, बाद में WTO पड़ा। खैर उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पहले ये समझते हैं। सो इट वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एम था, मेन एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। सी लिबरलाइज का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग बात कर रहे हैं इस शब्द का, इसका मतलब ये हो गया जो भी कोई एक्टिविटी है जो एज ए ट्रेड बैरियर की तरह वर्क कर रहा है,
इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर की तरह वर्क कर रहा है, उसको आप क्या करो, या तो रिमूव करो और या फिर रिड्यूस करो। सो मेन एम इनका था लिबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को एंड प्रमोटिंग फ्री मूवमेंट या फ्री एंड फेयर, ऐसे भी कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसा इनका एम था। ये इनिशिएटिव यानी कि WTO का एक्टिविटी किसके द्वारा स्टार्ट किया था, डेवलप कर, इट वाज इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा एक्टिविटी स्टार्ट किया गया था, कंट्रीज। तो इसके जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो भी कौन फॉर्मुलेट करेगा? सो द रूल्स ऑफ WTO formulated by डेवलप्ड कंट्रीज, इन्हीं के द्वारा जो है। तो नो डाउट ये डेवलप्ड कंट्रीज को ही फेवर भी करता था, ठीक है। सी इनका मेन एम क्या था? एम इनका था कि एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो इंटरनेशनल ट्रेड को हार्म कर रहा है उसको आप या तो रिड्यूस करो या रिमूव करो। मींस एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन which harmful for international trade, उसको या तो रिमूव करो या फिर रिड्यूस करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टैक्स, स्पेशली इंपोर्ट टैक्स या ट्रेड बैरियर बाय गवर्नमेंट, इसको आप रिड्यूस करो या रिमूव करो, देख लो आपको क्या करना है। और एक और चीज था जो मेजर प्रॉब्लम था, दैट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। इनका मानना यह था, यानी डेवलप्ड कंट्रीज का गवर्नमेंट सपोर्ट टू दियर प्रोड्यूसर्स। इनका मानना यह था कि आपके इस तरह के सपोर्ट के कारण जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और यहीं पे प्रॉब्लम था। ये करते क्या थे? जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर का ही अपने कंट्री में, और यूएस से कंपेयर कर लेते हैं या किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेयर कर लेते हैं। ले लेते हैं एग्रीकल्चर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, आपको समझ में आएगा ये लोग कितना ज्यादा, और यही कारण था कि ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं किया। आज के टाइम में ये इनसिग्निफिकेंट है, और यही कारण है कि आज प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। इवन अगर हमारे कंट्रीज को आप चेक करोगे तो अभी रिसेंटली EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, UAE के साथ हो चुका है, अदर कंट्रीज से डिस्कस कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। सो मल्टीपल कंट्रीज गवर्नमेंट जो है इंगेज कर रही है फ्री ट्रेड के लिए, क्योंकि इनका रोल इनसिग्निफिकेंट हो चुका है। अभी आप इससे अंदाजा लगा लेना, आप डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया का लेते हैं, हमें पता है अच्छे से कि जब भी हमारे कंट्री के अंदर जैसे फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस किया, फार्मर ने प्रोड्यूस किया, स्पेशली मान लीजिए गेहूं चावल अगर होता है, तो फार्मर को अच्छे से पता है कि कंट्री के अंदर MSP मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मींस अगर कोई कहीं नहीं बिकेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, तो एक तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट हुआ, है ना। एक ये हो गया MSP, पहला चीज। कंज्यूमर के लिए फ्री राशन, आपने सुना होगा, फ्री राशन। अब ये जो खरीदते हैं वो 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल गेहूं,
तो कंज्यूमर, तो ये एक तरह का क्या हुआ, दीज आर द गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट किसको किसको हो रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू द फार्मर एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है, और टू द कंज्यूमर एज ए, मतलब टू द पीपल एज ए कंज्यूमर। तो इसका रीजन आप समझो, फार्मर को प्रोड्यूस सपोर्ट करने का रीजन ये है कि हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 15% एम्प्लॉयमेंट, सॉरी 15% जो है जीडीपी का पार्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन कर देखें तो 15%, और लगभग मोर देन 45%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप ये चेक कर सकते हो, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारे पॉपुलेशन को, ठीक है। और लगभग 80 करोड़ लोगों को, अगर कुछ नहीं तो आप कम से कम चलो मान लो अगर 80 करोड़ नहीं तो आप 50 करोड़ को भी अगर कंसीडर कर लो तो लगभग 30 से 40% पॉपुलेशन जो है हमारा पुअर है। अब सोच के देखो, इनके यहां कहानी क्या है, इनका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इनका है लगभग 0.5% के आसपास जीडीपी का, 0.5 से 1% ऑफ जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट भी, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट भी ना के बराबर, एम्प्लॉयमेंट मान लो 1 से 2%, क्योंकि इनके यहां मशीन वगैरह से होता है, कम लोगों में काम चल जाता है। और यहां पे आप देखो, दैट इज द रीजन। ये क्या कहते हैं, इनका कहना ये है कि आप ये सारी चीजें जो कर रहे हो ना, इसको खत्म करो, कि इनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे कंट्री में आए और सस्ते में बिके। सस्ते में बिकेगा भाई, हमारा फार्मर कहां जाएगा, आप समझ लो। तो ये मेजर प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज का। एक एग्जांपल मैंने बता दिया, ऐसे हर चीज में। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट जो है हमेशा कोशिश करता था कि नहीं, हम अपने जो भी बैरियर्स हैं इनको नहीं हटा सकते, हम अपने सपोर्ट को हटा नहीं सकते। और अभी भी अगर आप न्यूज को फॉलो करिए, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट कैसे यूएस जो है वो चाहता है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करना, और क्यों गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी, इट वॉज नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, इट ऑलवेज फेवर टू developed countries, so not level playing field, always favored developed country। और ऐसा नहीं है भाई, जब एक समय डेवलप्ड कंट्रीज भी अपने पहले के टाइम में, यानी कि जब वो डेवलप नहीं हुए थे, उनपे भी आप देखोगे तो यू विल फाउंड कि ये अच्छा खासा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे कंट्री में जो एक सिल्क का कपड़ा बनता है, उस सिल्क के कपड़े को इंग्लैंड में बेचने के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब जो व्यक्ति पहनेगा, छोड़ो बेचना छोड़ो, जो व्यक्ति पहनेगा उसको पहनने के लिए टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट, ताकि इंडिया का जो सिल्क का कपड़ा है वो वहां पे ना बिके। और वो एक्ट था, if I am not wrong, it was a Callio Act. So Callio basically a kind of silk cloth था जो साउथ इंडिया में होता था हमारे तमिलनाडु। तो उस कपड़े पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, कम से कम उसका बिक्री हो, so they also put trade barrier। तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो लोकल प्रॉब्लम्स था उसको जो है सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते थे, और अपने जो डेवलप्ड कंट्री का जो इनका पावर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात, ये बोलते तो है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं पीपल मूवमेंट। मतलब अगर हमारे कंट्री से कुछ लोग बाहर जाके जॉब करें तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। अगर हर चीज को फ्री करना चाहते हो फिर पीपल मूवमेंट, दैट इज द रीजन इट बिकम इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसके इफेक्ट वगैरह को देखेंगे, कैसे ग्लोबलाइजेशन वगैरह का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारी चीजें। सो ये तो सुपरवाइज करता था, इट वाज काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सुपरवाइज करता था इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, WTO आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले इसका नाम कुछ और था, जनरल एग्रीमेंट करके, गैट करके उसका नाम था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट व्हाटएवर। उसके बाद जो है फिर 1995 में इट बिकम्स द WTO। ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास भी होगा। ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक। थैंक यू।